हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर हैविंग अ प्रोडक्टिव डे। माय नेम इज आयुषी और आज हम क्लास 12 में यूनिट 6 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर आपका चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1 इज योर प्रोबेबिलिटी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, 10 मार्क्स का। तो यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए चलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास 12 का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आज हम सेकेंड पार्ट के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं प्रोबेबिलिटी की, उनको हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। तो हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको आप कहते हैं प्रायिकता के गुण नियम। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास लेट अस सपोज कि एक सैंपल स्पेस है और उस सैंपल स्पेस के अंदर दो इवेंट्स डिफाइन किए गए हैं। लेट अस सपोज ए एंड बी, ये दो इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स बनते हैं। क्या है वो पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसको आपको पढ़ना आता है ना कि इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। ओके, ये जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है इसको हम गिवन से बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी A intersection B equals to probability of B, probability of A given B. And यहाँ पर ध्यान देना है कि probability of A doesn't equals to 0 and probability of B also doesn't equals to 0. अगर हमारे पास ये दोनों ही नॉन जीरो हैं तो आप चाहे ये लिखिए तब भी रिजल्टेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड अगर आप ये वाला रिजल्टेंट से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो दो ना होकर तीन हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लेट अस सपोज कि हमारे पास ए बी एंड डी, ये जो डी है ये भी ऐड हो जाता है किसी सैंपल स्पेस के अंदर। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B intersection D equals to होगा probability of A, probability of B given A and probability of D given A intersection B. Clear? तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास अगर तीन इवेंट्स आते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन के अंदर हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम कहते हैं कि हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है आपकी इसके बाद कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी हेडिंग है इंडिपेंडेंट इवेंट स्वतंत्र घटनाएं, जिसके अंदर होता क्या है, ऐसे समझते हैं कि लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई भी इवेंट है ए एंड बी। अगर हम ये कहें कि ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं तो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास कोई भी इवेंट जो भी एक दूसरे पर जब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है तब हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर हम यहाँ पर कहें तो ए एंड बी हमने यहाँ पर इवेंट लिए हैं, ठीक है, और हमने कहा किसी एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट मींस कि अगर हमने एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड ही नहीं करती, और इस केस में हम कहते हैं कि वो ए और बी दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलता है कि आपको दो गिवन इवेंट हैं और आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे कि उसके लिए हमारे पास ये तीन कंडीशंस हैं और इन तीन कंडीशंस को जैसे ही ये सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे हमारे पास क्या होगा, ये इवेंट इंडिपेंडेंट होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डजंट इक्वल्स टू 0 हो। क्लियर। सेकेंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डजंट इक्वल्स टू 0 हो। क्या किया है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लिया, जिसमें हमने ये जो बी हमारी फर्स्ट यहाँ पर हमने ले रखा था उसकी प्रोबेबिलिटी के इक्वल दिखाया। दूसरे में हमने क्या कहा कि अगर ए पहले आता है, ठीक है, और बी हमें गिवन है तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगा, जबकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डजंट इक्वल्स टू 0 हो। क्लियर। अब हम कहते हैं कि हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन है, यहां पर देखिए सेकंड कंडीशन है कि जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इट मींस
कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन का ए और बी के इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड यहां पर हम इसी को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। आपको ये मिले या ये मिले, आपका रिजल्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दूसरी देखते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है और इसका रिजल्टेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन कहती है कि दो इवेंट्स ना होकर अब हम तीन इवेंट्स लेंगे। तो तीन इवेंट्स के केसेस में हमारे पास ए बी एंड सी ये तीन इवेंट्स हैं और इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, सिमिलरली हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी हमारे पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी हम इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे, अदरवाइज वो इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। जैसे कि अगर हमने ए बी एंड सी लिया है तो यहां पर इस कंडीशन को जब ये सेटिस्फाई कर लेगा तो ही हम कहेंगे कि हमारे पास ही इंडिपेंडेंट इवेंट है, अदरवाइज क्या होगा, वो डिपेंडेंट इवेंट होगा। चलिए अब पढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को, जहां पर हमारी हेडिंग बनती है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस को आप कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। तो यहां पर लिखेंगे का विभाजन। इसको आप इस तरीके से समझिए कि हमारे पास लेट अस सपोज कि एक सैंपल स्पेस था S, इसके अंदर हमने पार्टीशंस कर दिए। क्लियर हुआ? चलो और थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास एक घर है, घर के अंदर हमने वॉल्स के थ्रू पार्टीशंस कर दिए। इट मींस कि हमने उसे डिवाइड कर दिया, एक किचन बना दिया, एक बेडरूम बना दिया, इस तरीके से अलग अलग हमने वहां पर रूम्स बनाए। ठीक है, किसके थ्रू, वॉल्स के थ्रू। तो अगर हम कहें कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है इसके अंदर इवेंट्स को डिफाइन कर दें, इवेंट्स क्या होंगे, E1, E2, E3 अप टू En तक। क्लियर? तो अगर हम इवेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग इवेंट जो हैं, इनको हम अगर पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहने लगे, अगर हम इन्हें पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं तो हमारे पास जो इस सैंपल के इवेंट्स थे वो पार्टीशन है। इट मींस ये भी क्या काम करेंगे, इस सैंपल स्पेस के अंदर पार्टीशन का काम कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास ये जो इवेंट है ये पार्टीशन तभी कहलाएंगे जब ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो है EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल्स टू 5, और यहां पर हमारे पास I और J 1 to n टर्म्स तक है। अगर हम कहें ये EI और EJ है क्या, तो यहां पर हमारे पास E1 है, E2 है, E3 अप टू AN टर्म्स तक है। इसमें से ही कोई हमारे पास इवेंट है EI एंड कोई हमारे पास इवेंट है EJ, और हमने कहा इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारे पास 5 के इक्वल होगा। अब ये 5 के इक्वल है मतलब कि हमारे पास इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, और इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं। याद कीजिए कि हम इसे कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर? और जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं डिसजॉइंट का, राइट? तो हमने कहा EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल्स टू 5। क्लियर हुआ? अब हमने कहा कि हमारे पास ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था घर का जिसके अंदर हमने पार्टीशन किए थे वो भी इससे रिलेट होता है। कैसे? कि हमने कहा जो किचन और बेडरूम है ये दोनों अलग अलग होंगे, इनके बीच में कोई कॉमन चीज होगी नहीं होगी। इसी तरीके से जो इवेंट है यहाँ पर जो हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस भी बोल रहे हैं, इसके अंदर भी हमारे पास कोई भी इंटरसेक्शन सेम नहीं होगा। अब आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा वो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन अप टू यूनियन En टर्म्स तक होगा।
अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे एग्जांपल से। मान लेते हैं कि हमारे पास जो पार्टीशंस थे उनको हमने ज्वाइन कर दिया, जितने भी हमने डिवाइड किए थे रूम्स के अंदर उन्हें हमने ज्वाइन किया, तो हमें क्या मिलेगा, पूरा एक घर मिलेगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो पार्टीशंस लिए थे उनका हमने यूनियन फाइंड कर लिया, और यूनियन में क्या होता है, सब कुछ हम एलिमेंट्स लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने जब यूनियन ले लिया तो हमारे पास क्या मिल गया, फिर से सैंपल स्पेस जिसके हमने पार्टीशंस किए थे। तो इट मींस कि हमारे पास ये जो सैंपल स्पेस है वो इक्वल होगा E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इसी तरीके से अप टू n टर्म्स तक। क्लियर है? अब हमने कहा कि हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 या फिर n टर्म्स तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर रूम्स थे तो रूम अगर है तो 0 से तो ज्यादा ही होंगे, हमारे पास घर के अंदर एक से ज्यादा या फिर 0 से ज्यादा रूम होंगे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर कहा जो इवेंट EI है वो कोई भी इवेंट को डिफाइन कर रहा है। इट मींस कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ग्रेटर देन 0 है। इट मींस कि सैंपल स्पेस के अंदर कोई ना कोई एक इवेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी सैंपल स्पेस के पार्टीशंस को डिफाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर देखें कि S इक्वल्स टू E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू n टर्म्स तक है, तो यहाँ पर भी एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं। क्या वर्ड है वो, एग्जॉस्टिक इवेंट। आपने पढ़ा था एग्जॉस्टिक इवेंट के अंदर क्या होता था, हम यूनियन फाइंड करते थे। एग्जॉस्टिक इवेंट, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया है। क्लियर? तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर, एंड सेकेंड है एग्जॉस्टिक इवेंट के अंदर, और थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ग्रेटर देन 0। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। इसके अंदर सबसे पहले आप सपोज कीजिए कि एक सैंपल स्पेस है, जैसे कि आपको इसके अंदर दिख भी रहा है कि एक सैंपल स्पेस है और अलग अलग हमने पार्टीशंस लिए हैं इसके, कि हमने E1 लिया है, E2 लिया है, E3 लिया है, और आगे भी बहुत सारे पार्टीशन है। तो लेट अस सपोज कि n टर्म तक है, तो E1 E2 E3 और En। क्लियर? अब हमने कहा कि अगर ये पार्टीशन है इसके, तो हमारे पास जो इसकी प्रायिकता होगी, जो E है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये भी इसका एक पार्ट है। तो लेट अस सपोज कि जो E दे रखा है, A दे रखा है आपको, ये E से डिनोट है। क्लियर? अब हम इसके बेसिस पर यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो E इवेंट है, जो मैंने A से यहाँ पर चेंज किया है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, E इंटरसेक्शन S। कैसे लिखा है, देखिए E इंटरसेक्शन S का मतलब क्या है, ये तो टोटल है हमारे पास सैंपल स्पेस, और उसके अंदर एक डिफाइंड इवेंट का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं सैंपल स्पेस के साथ, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, यहाँ पर इवेंट ही कॉमन होगा जो हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 एंड 5, और मैंने E को डिफाइन कर दिया 2 एंड 3। तो यहाँ पर आपके पास जो E इंटरसेक्शन S आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है, और कॉमन कौन से हैं, 2 है और 3 है। इट मींस यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 2 एंड 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, E भी तो लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, E इंटरसेक्शन S इक्वल्स टू E। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों लिखा है। चलिए अब हम कहते हैं कि E इंटरसेक्शन तो एज इट इज रहेगा, बट S जो है अभी हमने डिफाइन किया था कि S को हम लिख सकते हैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन अप टू En टर्म्स तक। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, E को इंटरसेक्ट कराएंगे E1 के साथ, यूनियन का साइन, E को इंटरसेक्ट कराएंगे E2 के साथ, फिर से यूनियन का साइन, फिर E को E3 के साथ कराएंगे, तो E इंटरसेक्शन E3 एंड यूनियन कहां तक चलेगा, यूनियन हमारा E इंटरसेक्शन En तक चलेगा। क्लियर हुआ? अब हम कहते हैं कि यहां पर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालें, बिकॉज अभी तक हम क्या निकाले, E की वैल्यू, अब हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 प्लस डैट डैट डैश, इट मींस अप टू n टर्म्स तक प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन En तक। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला था P E गिवन E1 इक्वल्स टू, क्या होता था, P E1 P E इंटरसेक्शन E1। याद आया आपको कि हम P मतलब P क्या है, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1, ये वाली टर्म है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाली टर्म जो है इधर लानी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1। क्लियर? अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E1, यहां पर हमने लिखा है किसकी टर्म के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E2 हमने किसके लिए लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 एंड अप टू n टर्म्स तक प्रोबेबिलिटी ऑफ En प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय En, इट मींस E गिवन En किसके लिए लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन En के लिए। एंड अगर हमें समीशन में लिखना है, इन सबको एक साथ लिखें तो क्या आएगा, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन EI एंड I डिफाइन है 1 to n टर्म्स तक। तो हमारे पास रिजल्टेंट ये भी है और रिजल्टेंट ये भी है। अब आपको यहाँ पर जोन सा सेटिस्फाई लगता है वही आप याद रख सकते हैं। तो दोनों से आपकी सेम वैल्यू आएगी। अगर इसे खोलेंगे तो ये आएगा और इसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये वाली टर्म आएगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कॉन्सेप्ट सीखा कि हमारे पास अगर कोई भी टोटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये वाला जो आपको दिख रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बेस थ्योरम। अब ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थ्योरम है बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसके अंदर हमें करना क्या है। लेट अस सपोज कि हमारे पास दो बैग हैं, ठीक है। अब ये दो बैग के अंदर ये एक बैग है एंड ये वाला एक बैग है। इस बैग के अंदर हमारे पास 4 रेड बॉल हैं एंड यहां पर 3 येलो बॉल हैं। यहां पर 5 रेड बॉल एंड यहां पर 4 जो है येलो बॉल हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर दो बैग थे जिसके अंदर हमारे पास रेड एंड येलो बॉल्स हैं, अब नंबरिंग अलग अलग है कि इसके अंदर 4 रेड बॉल है और 3 येलो बॉल है, इसके अंदर 5 रेड बॉल है और 4 येलो बॉल है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक बैग में से, इट मींस जो दूसरा बैग है उसमें से निकाली गई जो बॉल है वो येलो है। ये हमने डिसाइड कर दिया कि हमने इसमें से जो बॉल निकाली है वो येलो है, ये गिवन है। बट आपको क्या फाइंड करना होगा क्वेश्चन के अंदर, आपको ये फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ये सेकंड बैग में से ही निकाली गई है, ये फाइंड करना है। इट मींस कि जो अभी तक हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे उसको जस्ट हम रिवर्स यहाँ पर करेंगे। इट मींस कि हमारे पास अभी तक बात चलती थी कि हमारे पास जो बैग है हमें स्पेसिफिक बताया जाता था कि सेकंड बैग में से हम निकाल रहे हैं, बताइए कि कौन सी पॉसिबिलिटी है कि येलो ही फाइंड होगी। अब हमसे कहा गया है कि येलो ही बॉल निकाली गई है, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें हमारे पास सेकंड बैग में से निकाली गई है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशंस के अंदर हम यूज करते हैं हमारी बेस थ्योरम का। अब आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि कहां पर हमें किस क्वेश्चन के लिए इसका यूज करना है। अब देखते हैं यहां पर हमने क्या किया है, E1 E2 अप टू En टर्म्स तक हमारे पास कोई इवेंट्स हैं जो कि सैंपल स्पेस S के हैं। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि S बराबर होगा E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू n टर्म्स तक। क्लियर, ये तो हम बात कर चुके हैं। अब हम कहते हैं कि कोई ऐसी घटना है जिसकी
प्रायिकता न्यूनतर है, ठीक है, मतलब कोई भी एक इवेंट है ए। अब हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई अपॉन सिग्मा जे की वैल्यू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई जे। अब जे यहाँ पर कैसे डिफाइन किया गया है कि 1 2 3 अप टू n टर्म्स तक कोई भी टर्म हो सकती है, ठीक है। और हमने यहाँ पर i को क्या डिफाइन किया है, i को भी 1 2 3 अप टू n टर्म्स तक इसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ई आई गिवन ए, इट मींस ए तो आपको गिवन होगा और ई आई के रिस्पेक्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पर अगर कहें कि ये जो ई आई है ये कोई भी इवेंट हो सकता है, चाहे E1 E2 E3 अप टू en टर्म्स के जो पार्टीशंस थे उसमें से कोई भी एक इवेंट को यहाँ पर हमने डिफाइन किया है ई आई से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए इक्वल्स टू दिस होगा और इसी फॉर्मूले का यूज करके आप बेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, पहले ही आपको क्या दे दी गई, प्रोबेबिलिटी दे दी गई है। क्या दी गई है, अगर ए हमारे पास था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया 1/3, क्लियर। सेकेंड हमें क्या दिया गया है, बी के जीतने की प्रायिकता क्या है 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4। आपसे पूछा क्या गया है कि उस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब कि दोनों को हमें जिताना नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम नेगेटिव बात करते हैं कि ए और बी में से कोई ना जीतने की प्रायिकता, हमें फाइंड कैसे करनी है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें अगर ये पता चल गया कि हमें फाइंड क्या करना है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होना चाहिए। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, आपको फॉर्मूला याद होगा कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की बात करते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, राइट। तो यहाँ पर आप वैल्यूज क्या रखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3 माइनस 1/3, इट मीन्स 2/3, क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की बात करते हैं तो सिमिलरली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4, इट मीन्स 4 माइनस 1 इज 3/4। ये तो क्लियर है। अब हम कहते हैं कि यहां पर दोनों की दौड़ में, यही तो लिखा है, दोनों की दौड़ में ना जीतने की प्रायिकता, कि क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रायिकता हमें फाइंड करनी है तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ओके। एंड इन दोनों की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 2/3 इंटू 3/4, इट मीन्स 2/4 एंड 1/2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। तो इसका आंसर क्या है 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी दोनों के ना जीतने की प्रायिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं, इट मींस आपको इवेंट्स दिए गए हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब यहां पर जो आपको गिवन है उसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, probability of B equals to small p and probability of A union B equals to 3/5, okay। and आपको फाइंड करना है फर्स्ट पॉइंट, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आते हैं तो उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू होता है 0, क्लियर, मतलब 5 होता है, कुछ भी नहीं है किसके बीच में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अब हमें अगर ये पता है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है 3/5 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 प्लस स्मॉल p माइनस के 0 एंड इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 5 - 2 - 1/2 इक्वल्स टू p एंड यहाँ पर हमें क्या वैल्यू करनी थी, p की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो p को एक तरफ और सारी वैल्यूज एक तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे 6 - 5/10 इक्वल्स टू p एंड p की वैल्यू हो गई 1/10। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, क्या पूछा गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि घटनाएं स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र कब होती है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर हम यहाँ पर घटनाएं स्वतंत्र की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, याद है ना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो इस बार हमारे पास क्या वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है एंड यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 इनटू पी। क्लियर। अब इसका यूज करेंगे कहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, आई होप यू क्लियर। तो P A it means probability of A is 1/2 plus P minus K, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 P एंड इसकी वैल्यू भी आपके पास है, क्या है, 3/5। सॉल्व करिए तो 3/5 के पास तो लेके आएंगे 1/2 को, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे P - 1/2 P। अब आप देख रहे हैं यहाँ की वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड की थी 1/10 इक्वल्स टू यहाँ पर 2p - p इज p/2 एंड यहाँ से क्या होगा 1/5 इक्वल्स टू p, तो p की वैल्यू हो गई 1/5। अब दोनों केसेस में हमने p की वैल्यू फाइंड की है। फर्स्ट केस में हमारी वैल्यू आई है 1/10 एंड सेकेंड केस में हमारी वैल्यू आ गई 1/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पर थोड़े से अलग क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्या है कि एक थैले A में, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बना लेते हैं कि हमारे पास 2 थैले हैं, उसके अंदर 4 लाल, अगर ये A है और ये B है, या यहाँ पर आप लिखें A और B, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल, ठीक है। 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। दूसरे में आपके पास 6 रेड बॉल है एंड यहां पर आपके पास 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको कहा गया है कि एक गेंद थैले ए से, मतलब पहले हमारा जो थैला है ए में से निकाली जाती है और बी में स्थानांतरित कर दी जाती है। इट मींस यहां से निकालकर यहां पर कर दी जाती है ट्रांसफर, ठीक है। एक हमने रेड बॉल यहां पर निकाली, अभी हमने कहा कि एक हमने निकाली, ओके। तो हमने यहाँ पर अभी फिक्स नहीं किया कौन सी बॉल निकाली है, कोई भी एक बॉल निकाली और बी में हमने ट्रांसफर कर दी। इसके बाद बी से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर नोटिस करें तो आपको पूछा क्या गया है कि आपके पास जो बी से निकाली गई है, जो भी हमने बी से निकाली है वो लाल है, ये तो पता है हमें। तो अब आपको क्या कहना है कि लाल होने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। चलिए, तो पहले बात करते हैं यहाँ पर इवेंट्स की। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक इवन इवेंट है। इवन इवेंट क्या है कि हमारा जो पहला, क्या लिखेंगे, पहले थैले में से लाल निकालने की घटना, एंड यहां पर दूसरा जो हम इवेंट सपोज कर रहे हैं वो है काली गेंदों के लिए।
निकालने की घटना। एंड यहाँ पर जो हमने कहा कि हमारे पास एक ई है, ई भी एक इवेंट है। ये इवेंट क्या है कि जब हमने बी में से एक गेंद निकाली है, तो हम कहेंगे कि बी में से निकाली गई गेंद की घटना। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास निकाली गई गेंद की घटना क्या है, ई, और इसका यूज कैसे करेंगे। पहले बात करते हैं कि E1 जो है हमने क्या कहा है, रेड बॉल्स के लिए है, और E2 क्या है, ब्लैक बॉल्स के लिए है। और क्या हो रहा है कि पहले में से हमने दूसरे में डाली है एक बॉल को निकाल के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है, E1 की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, सिर्फ E1 की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर हम पहले में अगर देखें कितनी बॉल्स है रेड, 4 बॉल्स हैं, तो हम कहेंगे 4/9, बिकॉज टोटल कितनी है, 9 है। क्लियर। तो हमने कहा यहां पर 4/9 प्रोबेबिलिटी होगी आपकी E1 की। सेकेंड हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है। अब यहां पर हमने बात की है काली गेंद की, इट मींस ब्लैक बॉल्स। यहां पर आप देख रहे हैं कितनी है, 6। तो अगर यहां पर 6 है, यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पर याद रखना है कि एक गेंद थैले ए से निकाले गए थैले बी में स्थानांतरित होती है। तो E2 भी हमारे पास क्या लिखेंगे, हमने लिखा है दूसरे थैले में से निकाली काली गेंद निकालने की घटना। यहां पर हम लिखेंगे पहले थैले में से, क्योंकि यहां पर हम अभी बॉल तो हमारी फिक्स नहीं है कि रेड है या फिर ब्लैक है, तो इसलिए हमने यहां पर पहले ही थैले में से ली है, पहले थैले में से काली गेंद निकालने की घटना। क्लियर। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास जो इवन इवेंट है वो तो रेड बॉल्स हैं, कि हमने माना कि रेड बॉल को हम निकाल के दे रहे हैं बी में, लेकिन दूसरा हमने माना कि हमने ए में से ब्लैक बॉल निकाली होगी और फिर हम बी में उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पहले थैले में से काली गेंद निकालने की घटना, और यहाँ पर बी में से निकाली गई गेंद की घटना हमारी ई है। अब ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी E2 क्या कहेंगे, E2 है हमारी ब्लैक बॉल के लिए, तो यहाँ पर होगा 5/9। क्यों, क्योंकि फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारे पास आ गया। अब हम कहते हैं कि जब हमने इसमें से एक बॉल निकाल के बी में ट्रांसफर की होगी, तो इट मींस इसमें से जब हमने इसमें की रेड की, तो यहाँ पर 7 बॉल्स हो गई, और यहाँ पर कितनी रह गई, 3 ब्लैक बॉल्स रह गई। तो इट मींस यहाँ पर रेड बॉल एक ज्यादा हो गई बी के अंदर। क्लियर। तो इसका मतलब जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट E1, इट मींस जब हमने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E1 इक्वल्स टू क्या होगी, एक बॉल ज्यादा हो गई, इट मींस 7/10। देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अब हमने यहाँ से एक बॉल निकाली और इसमें ट्रांसफर कर दी, तो यहाँ पर ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई, 4। तो ब्लैक बॉल 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 इक्वल्स टू कितना होगा, हमारे पास 6/10, क्योंकि यहाँ पर जो B वाला हमारे पास है उसके अंदर कितनी रेड बॉल्स हैं, हमारे पास 6 रेड बॉल है, और हमारे पास 4 क्या है, ब्लैक बॉल। क्लियर। और इस वाले केस में क्या किया था कि हमारे पास बी के अंदर 7 तो रेड बॉल हो जाती हैं, और हमारे पास यहां पर 3 ब्लैक बॉल रहती हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास ये दोनों प्रोबेबिलिटी आ चुके हैं। अब हम निकालेंगे कि हमारे पास जो थ्योरम थी क्या थी, कि हमारे पास थ्योरम के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है वो ये है कि हमारे पास बी में से जो निकाली गई लाल वाली है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है या प्रायिकता क्या है। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिनोट करते हुए, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E1, या फिर E गिवन E1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2। अब ये सारी वैल्यूज तो आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी निकाल चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी फाइंड कर चुके हैं। क्या है वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज
यहाँ पर देखिए E1 इज 4/9, तो 4/9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 इज 7/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 5/9 इंटू E गिवन E2 की प्रोबेबिलिटी इज 6/10। बिकॉज यहाँ पर हमें रेड बॉल के बारे में बात करनी, लास्ट में इन्होंने कहा कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जो हमने बी में से रेड बॉल को निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि 4/10 48 28 7 4 28 एंड ये 7 है, तो यहाँ पर हो गया 90 प्लस यहाँ पर 30/90, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 58/90 एंड यहाँ पर अगर हम इसे कट करें देन हमारे पास आंसर आएगा 29/20 45। क्लियर? तो हमने यहाँ पर 58/90 रिजल्ट में लिया और उसे थोड़ा सा और यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू में हमने कट किया है 29/45 के टर्म्स में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पर हमने यूज किया। अब ये हमने, आपको याद होगा जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम पढ़ते थे उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है तो हमारे पास जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनको सबको ऐड कर देंगे। अब ये आपकी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2। ये हमने बहुत अच्छे से फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दो दल एक निगम के निर्देशक मंडल में स्थान प्राप्त की स्पर्धा में है, पहले और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता। अब देखिए सबसे पहले तो हमें लेट ही करना है। लेट अस सपोज कि हमारे पास जो E1 है वो क्या है, पहले दल के जीतने की घटना। क्लियर? एंड E2 क्या होगा, दूसरे दल के जीतने की घटना। ठीक है, अब हमने क्या कहा है कि हमारे पास दोनों की प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 0.4। सिंपल। इसके आगे इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ की प्रायिकता, इट मींस हमें एक नया भी इवेंट लेट करना पड़ेगा। तो लेट सपोज कि हमारे पास नया इवेंट E है, देन हम लिखेंगे नए उत्पाद के प्रारंभ होने की घटना। कैपिटल E है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 0.7 एंड यहां पर हमने कहा कि यदि दूसरा दल जीतता है तो हमारे पास यहां पर एक वर्ड देखिए, हमने कहा पहला दल जीतता है, तो आप थोड़ा सा यहां पर चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, अगर पहला दल जीतता है तो हमारे पास नए उत्पाद के प्रारंभ करने की प्रायिकता 0.7 है एंड 0.7 है अगर, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास E बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E1 इक्वल्स टू 0.7 होगा और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 जो है, जिसको हमने क्या कहा है कि यदि दूसरा दल जीतता है, जिसको हमने E2 माना है, अगर दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 होगा। क्लियर? अब इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नए उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो दूसरे दल द्वारा अगर प्रारंभ किया जा रहा है तो फाइनली हमें पता चल गया कि हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E फाइंड करना है। अब यहाँ पर बेस थ्योरम लगेगी, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि नए उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाता है, इसकी आपको प्रायिकता बतानी है। मतलब ये तो फाइनल है कि दूसरा दल की बात कर रहे हैं और आपको क्या बताना है कि हमें यहाँ पर उस प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना है जो कि हमारे प्रारंभ किया गया है, दूसरे दल से प्रारंभ किया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय बेस थ्योरम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E इक्वल्स टू, अब यहां पर ध्यान से देखना है, हमारे पास है E2 गिवन E, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सबसे पहले
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर सबसे पहले E2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 अपॉन, यहाँ पर हम सिग्मा करके हमारी प्रोबेबिलिटीज को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 2 है, 2 के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E गिवन E1, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2। क्लियर। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 इज, यहाँ पर देखेंगे 0.3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.6, probability of E given E1 is 0.7 plus probability of E2 is 0.4 into probability of E given E2 0.3। क्लियर। अब हमें क्या कहना है, 0.4 into 0.3 is 0.12। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास 0.12 आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे 0.42, 7 6 42, इट मीन्स 0.42 प्लस 0.12 एंड 0.12 एज इट इज। यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर आपके पास आएगा 54। इट मीन्स हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे तो 12/54 एंड यहाँ पर अगर 6 से डिवाइड करें तो 6 2 जा 12 एंड 6 9 जा 54। ठीक है, तो 2/9 हमारे पास आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन, E की वैल्यू क्या है, 2/9, बिकॉज यहाँ पर हमने 6 से डिवाइड किया है। 6 2 जा 12, 6 9 जा 54। क्लियर। तो इस तरीके से आपके हर क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब हमने आज सारा इस चैप्टर को क्लियर करा है विद एग्जाम्पल्स। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया है और आप इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे कि हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। बिकॉज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम्पल के साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।